और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात भूकंप की, जलजले की, कहीं भी किसी भी वक्त बिना किसी आहट के आ जाता है। अब हिंदुस्तान में भी भूकंप से बचाने वाली मशीन आ गई है। एक ऐसी मशीन जिसे अगर बिल्डिंग में लगा दिया जाए तो वो भूकंप आने से पहले ही खतरे का अलार्म बजाने लगेगी। इतना ही नहीं, भूकंप के खतरे को देखते हुए मशीन खुद कई जरूरी कदम उठा सकती है, यानी जलजले से होने वाली बड़ी तबाही को कम कर सकती है। जापान में सुनामी की तस्वीरें करीब 5 साल पुरानी हैं। पल भर में जापान के ज्यादातर शहर तबाह हो गए। समंदर में आए जलजले ने देखते ही देखते जापान के तटीय इलाकों को एक झटके में उजाड़ दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां माचिस के डिब्बे की तरह तैरने लगी। बड़ी बड़ी इमारतें कागज के घरोंदों की तरह पानी में समाने लगी। तकनीक के मामले में अव्वल जापान जैसा देश भी सुनामी से अपने लोगों को बचा नहीं सका। जापान में भूकंप और सुनामी आम बात है। वहां भूकंप और सुनामी की चेतावनी के अलार्म सिस्टम पर भी बहुत काम हुआ है। भूकंप का खतरा हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा है। पिछले साल भूकंप से कई बार हिंदुस्तान की जमीन हिली। पिछले साल नेपाल में आए भूकंप ने तो कई इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया। जिनके निशान आज भी काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया का शायद ही कोई एक हिस्सा रहा हो जो भूकंप से न मिला हो, जहां जलजले ने लोगों की जान न ली हो। आपदा प्रबंधन हिंदुस्तान में बड़े भूकंप की आशंका जता चुका है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर पहले से ही भूकंप का खतरा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भूकंप के डर से चैन की नींद नहीं सो पाते। ऐसे में जर्मनी की कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो भूकंप रोक तो नहीं सकती, लेकिन भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान को कम कर सकती है। मशीन है, एक तरीके का अलार्मिंग सिस्टम है। जब भूकंप आएगा तो अगर ये सिस्टम आपके घर में प्लेस्ड है तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार करके डेमो दिखाता हूं। ये टेबल इस वक्त इस कमरे में रखी हुई है और जब भूकंप आता है आप देखते हैं किस तरीके से टेबल हिलती है, और टेबल जब हिलेगी तो ये जो लाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से ये अलार्म बजेगा और साथ साथ न केवल ये अलार्म बजेगा बल्कि ये आपको बता देगा कि कितना समय है आपके पास जल्द से जल्द अपनी जगह को खाली करने का, ताकि आप अपनी जान बचा सकें। दरअसल इस मशीन को जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस की मदद से बनाया गया है, जो भूकंप आने से करीब 30 सेकंड पहले अलार्म बजा देगी। अब हम आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करती है। भूकंप का अलार्म जारी करने वाली इस मशीन को बिल्डिंग की नींव में लगाया जाता है, जो धरती की हर हलचल पर नजर रखती है। इस मशीन का दूसरा हिस्सा अलार्म सिस्टम से जुड़ा होता है। जैसे ही भूकंप की तरंगे धरती के भीतर आगे बढ़ना शुरू करती हैं, यह खतरे का सायरन बजा देता है, जिससे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और भूकंप से होने वाली भारी तबाही में अपनी जान बचा लेते हैं। फिलहाल इस मशीन का इस्तेमाल दुनिया के 25 देशों में हो रहा है, जो भूकंप आने से करीब 30 सेकंड पहले लोगों को सचेत कर देती है। इसे भारत में टेरा टेककॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है। हमारा जो ये डिवाइस है, ये एक यूनिक टाइप का वर्ल्ड का अकेला डिवाइस है, जिसमें हर तरह के सिक्योरिटी फीचर्स, चाहे वो गैस को बंद करना हो, चाहे वो लिफ्ट को ग्राउंड करना हो, चाहे बिजली को बंद करके पावर बैकअप पे डालना हो, इमरजेंसी गेट्स को खोलना हो, और जनता को अलार्म कर देना पहले ही कि आप फौरन से पोजीशन में चले जाइए।
फिलहाल इस मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के सचिवालय में लगाया गया है। ये सिर्फ भूकंप की ही चेतावनी नहीं देगी, लिफ्ट, गैस, बिजली और पानी की सप्लाई को भी बंद कर देगी। Give only alarm in case of a strong intensity. In case we detect a small intensity, we don't give alarm. This is very important, and also it's possible that the people felt small intensity and our system doesn't give alarm. In the other case, our system, the people don't feel earthquakes and our system give alarm. भूकंप की तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं, जबकि इसकी प्राइमरी तरंगे करीब 5.5 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ती हैं। ये मशीन उन्हीं तरंगों को महसूस कर चेतावनी देती है, जिससे लोग जल्दी से जल्दी बिल्डिंग्स खाली कर अपनी जान बचा सकें। शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली। और आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल में नेपाल ने भूकंप का प्रचंड प्रहार झेला था। अगर नेपाल में ऐसा कोई सिस्टम लगा होता जो जलजले से पहले, थोड़ा पहले लोगों को सतर्क कर देता, तो शायद इतनी लोगों की जान नहीं जाती, इतनी तबाही ना होती। नेपाल में तबाही के निशान करीब 8 महीने बाद भी साफ साफ दिख रहे हैं। दर्द क्या होता है, कोई नेपाल के लोगों से पूछे। कुछ सेकंड में जिंदगी भर पाई पाई जोड़कर तैयार किया गया घरौदा कैसे तबाह होता है, ये कोई काठमांडू के लोगों से पूछे। धरती के भीतर बड़ी हलचल एक झटके में कैसे बची खुची जिंदगी को नर्क बना देती है, ये कोई भक्ति में गोते लगाने वाले भक्तपुर के लोगों से पूछे। काठमांडू जिन 3 शहरों को मिलाकर बना है, उसमें से एक शहर है भक्तपुर। भक्तपुर में अमूमन सभी बिल्डिंग्स लकड़ियों की बनी हुई हैं। शायद ये तस्वीर उस एकमात्र बिल्डिंग की होगी जिस पर भूकंप की त्रासदी का असर नहीं दिखता है, लेकिन इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो सारी तस्वीरें जिसमें भूकंप का असर साफ दिखाई पड़ता है, किस तरह से तहस नहस इस शहर को कर दिया था भूकंप ने। और साथ ही साथ आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि आखिर इतने महीने बीत जाने के बावजूद इस शहर में मरम्मत का काम क्यों नहीं शुरू हो पाया है। पिछले साल अप्रैल में 7.9 तीव्रता वाले भूकंप ने नेपाल के बड़े हिस्से को हिला दिया। सैलानियों से हमेशा गुलजार रहने वाले काठमांडू और इसके आसपास के ज्यादातर इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। भूकंप के करीब 8 महीने बाद भी मलबे के ढेर आज तक बिल्डिंग में तब्दील नहीं हो पाए। भक्तपुर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया जाए तो कैसे। अभी पूरा भूकंप से ऐसे हो गया, उसके बाद अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ? नहीं होगा सर, अभी तक कोई भी आदमी नहीं आया, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे बनाने का, ऐसे करने का, ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं बोला। हम भी अपने कैमरे और गन माइक के साथ दुनिया के पुराने शहरों में से एक भक्तपुर की गलियों में पहुंच गए। इस शहर का भक्ति रस पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आस्था के इस शहर में भूकंप ने भगवान के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। सामने ये मंदिर और मंदिर के बगल में मंदिर का गुंबद, लेकिन देखिए वो गुंबद ही गायब। और गुंबद गायब कुछ इस तरह से कि कभी यहाँ रहा ही न हो, ऐसा प्रतीत होता है। और इस तरह के काठमांडू में बहुत से मंदिर, बहुत से घर, जहाँ आपको उस भूकंप की त्रासदी अभी भी दिखाई पड़ेगी अपने जीवंत रूप में, और लोग अभी भी डरते हैं। उनका ये कहना कि हमें पता नहीं कि दोबारा कब से भूकंप दोबारा आ जाए और कब हमें फिर से उसी तरह से प्रभावित कर जाए जैसा कि पिछली दफा किया था। भक्तपुर के कई बड़े मंदिरों में भूकंप के तगड़े झटकों के बाद से ही ताला लटक रहा है। भूकंप से बंद किया। और ये बगल में जो मंदिर है वो किनका है? वो विश्वनाथ शिव शंकर। वो मंदिर भी बंद है क्या भूकंप की वजह से? वो तो पहले से बंद भी है, भूकंप से भी बंद है। नेपाल के लोग हमेशा अपनी कड़ी मेहनत के लिए पहचाने जाते हैं।
लेकिन जिस तरह से एक झटके में भूकंप ने यहाँ के मजबूत इरादों वाले लोगों की कमर तोड़ दी, उससे इन्हें उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखता। भक्तपुर का ये इलाका कभी बहुत घनी आबादी वाला इलाका कहलाता था, लेकिन 25 अप्रैल की त्रासदी ने कुछ ऐसा मंजर फैलाया कि हर तरफ तहस नहस, हर तरफ बर्बादी। विडंबना ये है कि इस घटना को हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो नेपाल सरकार की तरफ से और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से कुछ ऐसा हो पाया है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। वैसे कहने के लिए काठमांडू में बहुत सी एजेंसियां भूकंप पीड़ितों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो सरकार के भरोसे हैं और ना ही भगवान के भरोसे। अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए खुद ही छत खड़ी करने में लग गए। भक्तपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भूकंप से मिले जख्म खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया। मलबों के बीच से हर दिन बेहतर भविष्य की उम्मीद में बच्चे स्कूल जाते हैं। मन में इस ख्याल के साथ काश कोई ऐसी मशीन होती जो भूकंप की पहले ही खबर दे देती। संजीव त्रिवेदी, काठमांडू, न्यूज़ 24। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भूकंप आने के बाद नेपाल के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में हम बात कर रहे हैं भूकंप की, खास नेपाल में जो पिछले साल भूकंप आया था उसके बाद के सूरत हाल की। काठमांडू में लोग किसी भी तरह से जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन बुजुर्ग आंखों ने पिछले 8 महीने में जो दर्द देखा है उसके बारे में इन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। बंद करके जरा बैठी जो सोचने। हिंदी फिल्म का यह गाना कभी काठमांडू के बुजुर्गों की पहली पसंद हुआ करता था। तब यहाँ लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते थे। आस्था का हर रंग यहाँ मौजूद था, जिसमें इनकी जिंदगी की गाड़ी आराम से दौड़ रही थी। लेकिन ज़लज़ले के बाद जिंदगी की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा कि टूरिस्ट का आना बंद हो गया। इनका कारोबार चौपट हो गया। इंसान तो इंसान, इन कबूतरों को भी दाना नसीब नहीं हो रहा। दो वक्त की रोटी के लिए ये हर दिन अपनी दुकान लगाती है, लेकिन भूकंप के डर से अब काठमांडू में सैलानी बहुत कम पहुंच रहे हैं। गैस नहीं आया तो कैसा बिक्री होता है? बिक्री होता ही नहीं है, प्रॉब्लम हो गया। एक दिन में पहले कितना बेच लेते थे? हमको 20-25 हजार 30 हजार होता है एक दिन में। अभी कितना हो रहा? अभी तो बोनी नहीं हुआ, बोनी भी नहीं है, अभी गैस ही नहीं है, कहाँ से व्यापार होता है। पिछले 80 साल में नेपाल ने कभी इतना तगड़ा भूकंप नहीं झेला। हिमालय की गोद में बसे इस देश के शहरों की पहचान भी एक झटके में बदल गई। अब लोगों को हमेशा डर रहता है कि कहीं भूकंप फिर से न आ जाए। This can come anytime, anywhere, so you can't say it like if it's coming or not. काठमांडू में एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी अपनी मन्नतों के साथ। लेकिन भूकंप के प्रचंड झटके से जिंदा देवी का मंदिर भी डूब गया। काठमांडू आने वालों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है ये जिंदा देवी का मंदिर। ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहीं से जिंदा देवी के दर्शन होते हैं। वो सामने आती हैं, दर्शन देती हैं और वापस चली जाती हैं। शाक्य कुल की बालिका ही जिंदा देवी के रूप में चुनी जाती हैं और करीब 32 कठिन परीक्षाओं के बाद जिंदा देवी का चयन होता है। वो एक निश्चित कालखंड के लिए देवी का रूप लेती हैं और उसके बाद फिर कोई नई देवी सामने आती है। और आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक पीएचडी छात्र को कैसे मिली मौत की फेलोशिप, ये बताएंगे मेरे सहयोगी नवीन कुमार। ये है इंडिया में।